आप सभी को नमस्कार। साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आप सबके लिए खुशी की बात है कि बीपीएससी आयोग ने, मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं और बहुत जल्द ही 11 तारीख से फॉर्म फिल करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। तो आप सबके लिए, हम सब के लिए खुशी की बात है। तो अब एक नए सिरे से तैयारी के लिए हमें लग जाना है और चीज़ों को सही ढंग से, व्यवस्थित ढंग से आगे लेकर चलने का प्रयास करना है और हमें मानकर चलना है कि जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का समय हमारे पास है और इन्हीं तीनों महीने में हमें अपनी चीज़ों को व्यवस्थित करना है और वर्ष 2021 को अपने लिए एक सकारात्मक वर्ष के रूप में साबित कराना है। तो चलिए साप्ताहिक करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में आज की जो चर्चा करते हैं, वो सबसे पहले जो चर्चा प्रारंभ होगी ये होती है रामसर साइट से संबंधित। रामसर साइट से संबंधित चर्चा है। आप जानते हैं कि भारत में जो है इस समय 42वां रामसर स्थल बना है और ये 42वां रामसर स्थल कौन सा है ये महत्वपूर्ण है। इसको बोलते हैं, इंग्लिश में तो बोलते हैं TSOKAR, अलग अलग लिखे जाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं त्योकार। त्योकार वेटलैंड, और त्योकार जो वेटलैंड है ये भारत का 42वां रामसर स्थल बना है। अब बात आती है तो त्योकार जो वेटलैंड है ये कहाँ से संबंधित है, किस प्रदेश से संबंधित है, तो आपको बता दें त्योकार जो वेटलैंड है ये आपके लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है। इससे पहले 4 और नए बनाए गए थे। वो 4 अन्य कौन थे? तो उन 4 अन्य की भी बात कर लेते हैं। पहला था आसन कंजर्वेशन रिजर्व, जो इस वर्ष बनाए गए थे, आसन कंजर्वेशन रिजर्व। और आसन कंजर्वेशन जब रिजर्व की बात करते हैं, ये आपका जो राज्य है उत्तराखंड राज्य से ये संबंधित था। दूसरा आपका जो बना था, ये बना था लोनार झील भी आपने पढ़ा होगा, उल्कापादीय झील है, तो लोनार महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद आपका आता है कांवरताल, बहुत ही महत्वपूर्ण था। कांवरताल झील ये कहाँ से संबंधित है? ये बेगूसराय से संबंधित है, बिहार से संबंधित है। इसके बाद अगला कौन सा बना था? सूर सरोवर, और सूर सरोवर कहाँ से संबंधित था? उत्तर प्रदेश से संबंधित था सूर सरोवर, या इसी को कीथल झील भी बोलते हैं, इसका एक और नाम है कीथल। तो सूर सरोवर या कीथल ये आपको यमुना नदी के तट पर मिलेगा, यमुना नदी के तट पर मिलेगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो 5 नए रामसर स्थल भारत में बनाए गए थे, उन 5 के नाम आपको बता दिए गए हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको रट जाना है। अब मैंने बताया कि जो नया बना है, जो 42वां बना है, ये आपके लद्दाख में बना है। तो लद्दाख में बना है तो लद्दाख आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है राधा कृष्ण माथुर, वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, लद्दाख जो पुलिस है इन्होंने अपना एक आदर्श वाक्य बनाया है जिसका नाम है खिदमत और हिम्मत। तो खिदमत और हिम्मत इनका आदर्श वाक्य है, ये आपको पता होना चाहिए। खिदमत और हिम्मत के साथ आपको पता होना चाहिए कि इनका एक अपना झंडा बनाया है जिसमें लाल रंग और नीले रंग को प्रदर्शित किया गया है। तो लद्दाख पुलिस ने अपना एक नया झंडा भी बनाया है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे एक नया पुल भी बना है, लद्दाख में एक नया पुल भी बना है जिसको बोलते हैं कर्नल चेवेंग रिनचेन सेतु। कर्नल चेवेंग रिनचेन सेतु ये बना है श्योक नदी पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। और आप देख रहे हैं रामसर साइट से संबंधित चर्चा देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं जो पक्ष है वो आपके पर्यावरण से जुड़ता है। अब पर्यावरण से जुड़ता है तो इस संदर्भ में और कौन सी चीजें हैं और कौन से फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और पिछले 1 सप्ताह के अंदर घटित हुए हैं, तो उनमें से एक आपका आता है, आपको पता होगा पूर्व में भी आपको बताया गया है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है इसको यूनेस्को ने अपने बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया है, ये आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही बात होती है यूनेस्को की,
यूनेस्को की बात होती है तुरंत आपको दो चीजें, दो फैक्ट याद आना चाहिए। क्या? कि यूनेस्को ने एक नया पुरस्कार शुरू किया है जिसका नाम है शेख मुजीबुर रहमान रचनात्मक अर्थव्यवस्था पुरस्कार। और जो शेख मुजीबुर रहमान रचनात्मक अर्थव्यवस्था पुरस्कार यूनेस्को ने शुरू किया है, यह आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। यह भी आपको जानना है कि यूनेस्को ने वर्ष 2021 को क्या मनाया है? सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष माना है। क्या माना है? सतत विकास के लिए, पूछा जा सकता है, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के वर्ष के रूप में मनाने का फैसला लिया है यूनेस्को ने वर्ष 2021 को। अब जैसे ही आपने एक वर्ड देखा शेख मुजीबुर रहमान, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ बांग्लादेश बोला जाता है। और आपको बता दें इनकी 100वीं वर्षगांठ थी और इसको बांग्लादेश ने इसीलिए वर्ष 2020 को मुजीब वर्षों के रूप में मनाया था। किसके रूप में मनाया था? मुजीब वर्षों के रूप में मनाया था। आपको बता दें कि बांग्लादेश और भारत के बीच कुछ सैन्य अभ्यास होते हैं जिनमें एक होता है बोंगो सागर, दूसरा आपका होता है संप्रीति जो मेघालय में हुआ था, और तीसरा बहुत कम सुनने को मिलता है जिसका नाम है मैना मैत्री, ये बीएसएफ का सैन्य अभ्यास है। तो ये 3 सैन्य अभ्यास भी बांग्लादेश के संदर्भ में आपको पता होना चाहिए। यूनेस्को ने रचनात्मक अर्थव्यवस्था का वर्ष घोषित किया है, तो यूनेस्को के जो प्रमुख हैं उनका नाम है एंद्रे एजोले, ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी पूर्व में यूनेस्को ने भारत के उड़ीसा राज्य के 2 गांवों को सुनामी रेडी डिक्लेयर किया था, जिसमें से पहला नाम था नौलिया शाही और दूसरा नाम था वेंकट रायपुर। ये भी आपको पता होना चाहिए, वेंकट रायपुर। और इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन लिंक करके पढ़ने से क्या होता है कि चीज़ें हमारी बेहतर होती हैं, इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि इसी तरह से चीज़ों को लेकर चला जाए। और जैसे ही हमने देखा यूनेस्को के बारे में, तो आपको एक और कॉलेज याद आना चाहिए जिसका नाम है अमर सिंह कॉलेज जो है ये आपको देखने को मिलेगा श्रीनगर में। ये क्यों चर्चा में है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि यूनेस्को ने जो अमर सिंह कॉलेज है इसकी इमारत को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए वर्ष 2020 का यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया है। तो यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड जो सांस्कृतिक इमारत के संरक्षण के लिए दिया गया है, वो दिया गया है अमर सिंह कॉलेज को। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं पर्यावरण की, हम बात कर रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य की, हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व की। तो आपको बता दें कि इस समय एक बायोस्फीयर रिजर्व के साथ साथ एक टाइगर रिजर्व भी है जो चर्चा में है, जिसका नाम है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। क्यों चर्चा में है? सबसे पहली बात, ये कहां पर पड़ता है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व आपका पड़ता है मध्य प्रदेश में। चर्चा में क्यों है? क्योंकि इस टाइगर रिजर्व में पहली बार हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई है। हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। और हॉट एयर बैलून सफारी जो होती है, इसमें बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आपको बता दें कि इस बैलून में हीलियम नामक गैस भरी जाती है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि हीलियम नामक गैस जो है इस बैलून में भरी जाती है। और आपको ये भी बता दें, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में है, तो अभी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार तेंदुओं की जो सबसे ज़्यादा आबादी है वो एमपी में है। बाघों की जो सबसे ज़्यादा आबादी है, इससे रिपोर्ट पहले आ चुकी है, ये भी एमपी में है। तो आपको याद रखना है, तेंदुओं और बाघों की सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका एक नया टाइगर रिजर्व बना है जिसका नाम है रातापानी टाइगर रिजर्व। ये भी आपको पता होना चाहिए, रातापानी टाइगर रिजर्व, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे ही हम बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व की, एक और टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए, कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व बना है। और ये टाइगर रिजर्व कुंभलगढ़ ये आपके राजस्थान में बना है। और राजस्थान में ये बना है, इसलिए ये राजस्थान का
जो है टाइगर रिजर्व है। तो कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व राजस्थान में बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। हम बात कर रहे हैं नए बने हुए टाइगर रिजर्व की। तो आपको पूर्व में मैंने बताया था कि असम में एक नया नेशनल पार्क बना है जिसका नाम है रायमोना नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क, ये भी आपको पता होना चाहिए, रायमोना नेशनल पार्क। और आपको बता दें, जैसे ही बात असम की कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि असम राज्य सरकार ने अभी हाल ही में जो बोडो भाषा है, ठीक है, जो बोडो आदिवासियों की भाषा है, उसको राज्य की सहयोगी भाषा के रूप में, सहयोगी आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया है। और यहाँ पे बोडो भाषा बोलने वालों की संख्या लगभग 4% है, 4.35% है। तो 4 से 5% के बीच में है जो बोडो भाषा बोलते हैं। ये चीजें आपको पता होना चाहिए, बोडो, ठीक है। तो बोडो को असम ने अपना दूसरा नहीं कह सकते, राज्य की एक आधिकारिक भाषा घोषित किया है। और बोडो जो जनजाति है लगातार चर्चा में है। बोडो एक अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, ये इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कोकराझार जिला है जहां से ये सारी गतिविधियां होती हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। रायमोना जो नेशनल पार्क है, ये भी आपके कोकराझार जिले के आसपास देखने को मिलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अन्य चीजों को देखते हैं, अन्य फैक्ट को देखते हैं। अन्य फैक्ट आपका है एक अन्य सैटेलाइट के बारे में। अब हम आ गए हैं इसरो पर। इसरो से संबंधित चर्चा कुछ करने वाले हैं। और इसरो की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक सैटेलाइट है जिसका नाम है अमेजोनिया सैटेलाइट। अमेजोनिया जो सैटेलाइट है, अमेजोनिया 1 सैटेलाइट, ये चर्चा में है और इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट है किस देश का है, तो आपको बता दें अमेजोनिया 1 जो सैटेलाइट है ये है ब्राजील का। किसका है? ब्राजील का है। और ब्राजील का है तो चर्चा में क्यों है, भारत में क्यों है? क्योंकि इसरो जो है इसको प्रक्षेपित करेगा, इसको अंतरिक्ष में भेजेगा। अब इसरो भेजेगा तो कब भेजेगा? फरवरी 2021 में भेजेगा। फरवरी 2021 में भेजेगा तो ये भी पता होना चाहिए किस प्रकार की ये सैटेलाइट है। ये एक रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है जिसको आप अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का नाम भी दे सकते हैं, बोला जाता है। अब बात हो रही है इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का फुल फॉर्म है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में और इसरो की जो ऑफिशियल जो वर्तमान समय में प्रमुख है उनका नाम है के शिवन, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसरो का हेडक्वार्टर है आपके बेंगलुरु में और के शिवन इसके चेयरपर्सन हैं। और के शिवन को हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया था जिसका नाम है वॉन कर्मन अवार्ड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसरो के जो चेयरपर्सन है के शिवान, उनको वॉन कर्मन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब इसरो की बात हम कर रहे हैं तो आपको बता दें इसरो ने इस वर्ष जो हमारा मौजूदा वर्ष रहा है 2020 जो समाप्त होने वाला है, इसमें मुख्य रूप से 3 ही अपने प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। कौन कौन से थे? पहला था GSAT-30, 3 ही मिशन हुए हैं प्रमुख इसरो के। पहला GSAT-30, दूसरा था EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एक भेजी थी जिसका नाम था EOS-01 और एक और था CMS-01। अब इसमें क्या चीजें आपको पता होना चाहिए? इसरो के वर्ष 2020 में सिर्फ 3 मिशन हैं जिसमें से GSAT-30 जो मिशन था इसको भेजा गया था एरियन 5 रॉकेट की सहायता से। एरियन 5 रॉकेट की सहायता से इसको भेजा गया था। और आपको बता दें जैसे बात हो रही है एरियन 5 की, तो आपको बता दें यूरोपियन स्पेस एजेंसी है जो अपने रॉकेट का प्रयोग जो करती है उसका नाम है एरियन। तो एरियन कैटेगरी के जो रॉकेट हैं उनका प्रयोग यूरोपीय एजेंसी करती है, स्पेस एजेंसी करती है, ESA करती है। और मैंने आपको बार बार बताया है कि एक रॉकेट है सोयूज का प्रयोग रूस करता है। एक रॉकेट है फॉल्कन का प्रयोग जो है SpaceX करता है। एक रॉकेट है एटलस का प्रयोग आपका नासा करता है। और एक रॉकेट है आपका PSLV जिसका प्रयोग करता है भारत। और एक महत्वपूर्ण रॉकेट है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च। तो लॉन्ग मार्च कैटेगरी के रॉकेट का प्रयोग करता है चाइना। और लॉन्ग मार्च जो कैटेगरी है इसमें एक नया रॉकेट चीन ने अभी 2 दिन पहले लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च
8Y1, इसका अभी हाल ही में लॉन्चिंग हुई है, चीन ने किया है लॉन्ग मार्च 8Y1। तो याद रखना है लॉन्ग मार्च यदि आगे लिखा है तो मतलब संबंधित किससे होगा, चीन से संबंधित होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे आपने देख लिया कि कौन से महत्वपूर्ण मिशन रहे हैं इसरो के, ये सारी चीजें हो गई। तो अब आपको क्या देखना है कि ह्यूमन मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र इसरो ने खोला है। तो इसरो ने जो अपना मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र खोला है, ये खोला है चित्रदुर्ग कर्नाटक में। ये आपको पता होना चाहिए, इसरो ने अपना मानव अंतरिक्ष जो उड़ान केंद्र है उसको खोला है चित्रदुर्ग कर्नाटक में। और दूसरा आपको पता होना चाहिए स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर एक खोला है इसरो ने, जिसको खोला है बेंगलुरु में। तो ये दो केंद्र जो नए खोले गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। पहला कौन सा था, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र जो खोला गया है चित्रदुर्ग कर्नाटक में। दूसरा है स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस सेंटर जो खोला गया है बेंगलुरु में। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि चीन ने एक नया रॉकेट लॉन्च किया है जिसका नाम है लॉन्ग मार्च 8Y1। तो चीन से संबंधित कुछ चीजें हम देख लेते हैं। जैसे चीन की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा चीन ने बनाया था कृत्रिम सूर्य। विश्व में कृत्रिम सूर्य बनाने वाला जो देश था वो था सूर्य जो बनाया, चीन था। और चीन ने जो कृत्रिम सूर्य बनाया था इसका जो नाम है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका नाम है HL2M टोकामेक, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, टोकमक कह सकते हैं, टोकामक। तो HL2M टोकामक ये कृत्रिम सूर्य का नाम है जो चीन ने बनाया है। अब कृत्रिम सूर्य बनाया है तो ये किस अभिक्रिया पर काम करता है, ये काम करता है नाभिकीय विलयन पर कार्य करता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नाभिकीय विलयन पर ये कार्य करता है, ये आपको पता होना चाहिए। चीन का एक प्रांत है सिचुआन प्रांत में इसको स्थापित किया गया है। सिचुआन प्रांत है चीन का जहां पर चीन ने इसको स्थापित किया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि कृत्रिम सूर्य बनाया है चीन ने। अब चीन की बात हो रही है तो कुछ चीजें और हैं जो पता होना चाहिए। जैसे चीन का एक मून मिशन है, चीन का मून मिशन है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए कि जो चीन का जो मून मिशन है उसका नाम है चांग E5 ये इसका मून मिशन है। इनका एक मंगल मिशन भी था, मंगल मिशन। और मंगल मिशन जो था इसका जो नाम था ये था तियानवेन प्रथम, ये इनका मंगल मिशन था। ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए चीन के संबंध में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बहुत सारे उपग्रह भी भेजे थे। यदि हम उपग्रहों के नाम नोट करें तो एप स्टार 6D नामक उपग्रह भेजा था। गाओफेन नामक उपग्रह इन्होंने भेजा था। इसके बाद इनका वेदू इनका नेविगेशन सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी पता होगा विश्व का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप जिसका नाम है फास्ट भी चीन ने बनाया है और इसको स्थापित किया है ग्वांजू प्रांत में, GUIZHOU ग्वांजू प्रांत में इसको स्थापित किया है। फास्ट नामक सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप जिसका जो डायमीटर है लगभग आधे किलोमीटर तक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब चीन की बात हो रही है तो कुछ आगामी गेम हैं जो चीन में होने वाले हैं और वो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एशियन गेम होने वाला है। एशियन गेम जो होने वाला है 2022 में, ये कहाँ पे होगा, ये शहर है इनका हंगजाऊ शहर में होगा। और हंगजाऊ शहर में होगा, कोई भी जो गेम होता है उसका शुभंकर होता है। तो इनका शुभंकर आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका नाम है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स इनका शुभंकर है। और इसी में जो पैरा खेल होते हैं, पैरा खेलों का शुभंकर है फेफी आप कह सकते हैं, FEI ये पैरा खेलों का शुभंकर है। और जो नॉर्मल खेल होंगे द स्मार्ट ट्रिपलेट्स इसका शुभंकर है। इसके बाद आपको पता है कि यहीं पर एशियन यूथ गेम भी होने वाले हैं और जिसको कहाँ पे होगा, सेंटोउ नामक शहर है SHANTOU, जहाँ पे एशियन यूथ गेम होंगे वर्ष 2021 नवंबर में ये खेले जाएंगे। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि विंटर ओलंपिक होने वाला है।
विंटर ओलंपिक कहाँ पे होगा? विंटर ओलंपिक भी चीन में होगा। कब होगा? 2022 में होगा। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जो विंटर ओलंपिक है उसका जो शुभंकर है वो आपको पता होना चाहिए। एक तो है विंग डोएन डोएन, और जो पैरा खेल होंगे विंटर ओलंपिक के उसका नाम है रोन, ये उसका शुभंकर है। तो शुभंकर जरूरी है, शुभंकर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको पता होना चाहिए, जैसे इसरो जो हमारा है, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस एजेंसी है, जो अंतर्राष्ट्रीय कह रहा हूँ, सॉरी, भारत की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो ने IIT BHU में एक केंद्र बनाया है जिसका नाम है कि क्षेत्रीय शैक्षणिक संस्थान है, क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र कह सकते हैं, जिसका नाम है RAC5। तो याद रखना है RAC5 क्या है? इसरो का एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र है जो इसरो IIT BHU में स्थापित करेगा, जो उत्तर प्रदेश के बनारस शहर में है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और इसरो के बारे में एक बात और बता दें, एक हमारा मिशन है निसार मिशन हम कर रहे हैं। किसके साथ कर रहे हैं? भारत नासा के साथ, मतलब इसरो नासा के साथ मिलकर निसार मिशन कर रहा है। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये मिशन वर्ष 2022 में सफलतापूर्वक, उम्मीद है कि हमें लॉन्च हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को देखते हैं। जैसे इस बार कुछ चर्चित व्यक्ति हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे पहला नाम आता है उदित सिंघल, ये नाम आपको नोट करने हैं, उदित सिंघल। दूसरा नाम आता है विद्युत मोहन। और जो तीसरा नाम आता है वो है अर्चना सोरंग। और चौथा जो नाम आता है वो है खुशी चिंदलिया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो नाम है वो है आर्या राजेंद्रन। और एक प्रकार से कह लीजिए ये सभी के सभी बच्चे हैं आर्या राजेंद्रन को छोड़कर। अब उदित सिंघल एक बच्चा है, भारतीय बच्चा है। ये क्यों चर्चा में है? सतत विकास के लिए यूनाइटेड नेशन ने जो सतत विकास के लिए यंग लीडर घोषित किया है, वो घोषित किया है उदित सिंघल को। यूनाइटेड नेशन ने सतत विकास के लिए यंग लीडर घोषित किया है उदित सिंघल को। विद्युत मोहन की यदि हम बात करते हैं, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ घोषित किया गया है। यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ घोषित किया है किसने? यूनाइटेड नेशन ने। तीसरा नाम आता है अर्चना सोरेंग क्यों चर्चा में है? जो संयुक्त राष्ट्र के हमारे सचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उनकी जो एडवाइजरी कमेटी है, एडवाइजरी जो उनका ग्रुप है, उसमें जगह मिली है अर्चना सोरेंग के। तो यूनाइटेड नेशन के जो सचिव हैं उनके एडवाइजरी कमेटी में अर्चना सोरेंग को जगह मिली है। और ये सब के सब बच्चे हैं। फिर बात आती है खुशी चिंदालिया की। खुशी चिंदालिया क्यों चर्चा में है? इनको संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने क्षेत्रीय राजदूत बनाया है खुशी चिंदालिया को। तो ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। अब आर्या राजेंद्रन क्यों चर्चा में है? इनकी उम्र है 21 वर्ष और सबसे कम उम्र की मेयर बनी हैं। ये संबंधित हैं तिरुवनंतपुरम, केरल से संबंधित हैं, सबसे कम उम्र की भारत में मेयर हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए आर्या राजेंद्रन के बारे में। तो इतने जो भी नाम थे ये सारे के सारे नाम आपको रटे होने चाहिए। अब कुछ फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं, आप सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहला कि अलीगढ़ है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के 100 वर्ष पूरे हुए हैं और 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय प्रधानमंत्री ने डाक टिकट जारी किया था। दूसरा आपको क्या याद रखना है कि INS किल्तन है हमारा, INS किल्तन। और INS जो किल्तन है, ये जो हमारा मिशन है सागर 3,
सागर 3 के लिए भेजा गया है। किस देश में भेजा गया है? वियतनाम में भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? राहत सामग्री के लिए भेजा गया है। राहत सामग्री क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाढ़ आई है और बाढ़ राहत बचाव सामग्री के लिए INS किल्टन को भेजा गया है। सागर 2 में कौन गया था? सागर 1 में कौन गया था? ये भी आपको पता होना चाहिए। सागर 2 मिशन, सागर 1 मिशन क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। सागर 1 मिशन आपको पता है कि सागर 1 में INS केसरी भेजा गया था हिंद महासागर से संबंधित देशों के लिए। फिर लॉकडाउन में भेजा गया था, कोविड काल में भेजा गया था। इसके बाद सागर 2 भेजा गया था एरावत, INS एरावत भेजा गया था। सागर 2 में एरावत भेजा गया था। कहां पर भेजा गया था? पूर्वी अफ्रीका के देशों में भेजा गया था। यह आपको पता होना चाहिए कि पूर्वी अफ्रीका के देशों में, जिसमें मेडागास्कर है, सूडान है, तो इन सब देशों की मदद के लिए INS एरावत को भेजा गया था। आपने देखा सागर 1 मिशन के अंतर्गत INS जो आपका केसरी है, ये हिंद महासागर के देश जैसे मॉरिशस, मालदीव, इन सब की मदद के लिए भेजा गया था। तो ये तीनों के तीनों मिशन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसको हूबहू आपको इसी तरह से आपको नोट डाउन करना है। अब कुछ चीजें और हैं, जैसे भारतीय प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में ड्राइवरलेस ट्रेन प्रारंभ की है। कहां पे प्रारंभ किया था? मजेंट्रा लाइन है, मजेंट्रा लाइन है, ये आपका दिल्ली मेट्रो के अंतर्गत आता है, लेकिन जो लाइन है वो है मजेंट्रा लाइन। और मजेंट्रा लाइन के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री ने ड्राइवरलेस ट्रेन प्रारंभ किया है। अब एक प्रश्न आता है कि जो मेट्रो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको बता दें, जो मेट्रो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इसके मंत्री हमारे हैं हरदीप सिंह पुरी, यही हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री भी हैं। तो हरदीप सिंह पुरी हमारे हैं। और हरदीप सिंह पुरी ने क्या किया था? सुशासन दिवस के अवसर पर एक ऐप लॉन्च किया था। सुशासन दिवस के अवसर पर एक ऐप लॉन्च किया था जिसका नाम था ई संपदा ऐप। ई संपदा ऐप सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था, हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च कराया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। और सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, यहाँ पे बात हो रही है दिल्ली की, कि दिल्ली में है मजेंट्रा लाइन, दिल्ली में है दिल्ली मेट्रो, जहाँ से संबंधित चर्चा आप कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए पहली व्यापार माला ट्रेन, पहली व्यापार माला ट्रेन कहाँ पे चलाई गई थी? तो आपको बता दें, जो पहली व्यापार माला ट्रेन थी ये जो चलाई गई थी, ये थी किशनगंज दिल्ली से, किशनगंज है दिल्ली में, किशनगंज से चलाई गई थी जिरानिया, और जिरानिया है त्रिपुरा में। तो किशनगंज से त्रिपुरा के बीच चलाई गई थी पहली व्यापार माला ट्रेन। इसके साथ साथ आपको पता होगा एक ट्रेन इस समय चल रही है दूध दोरंतो। दूध दोरंतो ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चल रही है? दूध दोरंतो ट्रेन चल रही है दिल्ली से कहाँ तक? दिल्ली से चल रही है आंध्र प्रदेश तक। आंध्र प्रदेश के किस शहर तक? आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा शहर है, रेनीगुंटा शहर है, रेनीगुंटा तक चलाई जा रही है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के रेनीगुंटा से लेकर दिल्ली तक दूध दोरंतो ट्रेन चलाई जा रही है। किसान ट्रेन के बारे में भी सुना होगा, तो 100वीं किसान रेल चल चुकी है। और 100वीं किसान रेल जो है ये किन दो शहरों के बीच चली है? ये चली है संगोला से शालीमार। अब संगोला कहाँ पे पड़ता है? संगोला आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, शालीमार कहाँ पे पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। तो अभी तक आप पहली दूसरी में थे, यहाँ पे 100वीं किसान रेल चल चुकी है और ये संगोला से शालीमार तक चलाई गई है। यदि बात की जाए पहली कहाँ पे चलाई गई थी, तो पहली चलाई गई थी देवलाली से दानापुर तक। इतनी जानकारी आपको पूर्व में बताई जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ICC जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, इसने क्या घोषित किया है? अभी हाल ही में पिछले 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ टीम घोषित किया है। पिछले 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ जो कैप्टन है, कि कोई टीम यदि 10 वर्षों की बनती है तो उसके सर्वश्रेष्ठ कैप्टन कौन है वो घोषित किया है। तो आपको बता दें कि इसमें इन्होंने बताया कि जो टेस्ट के लिए
टीम बनेगी, पिछले 10 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ टीम, उसके कैप्टन होंगे विराट कोहली, और वनडे और T20 के लिए जो सर्वश्रेष्ठ टीम बनेगी उसके कैप्टन होंगे MS धोनी। और जैसे ही बात विराट कोहली की आती है, आपको पता होना चाहिए कि विराट कोहली को ICC ने बताया था कि पिछले 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर हैं, पिछले 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ T20 प्लेयर हैं। अब एक प्रश्न आता है कि पिछले 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर कौन सा है, तो इनका नाम है स्टीव स्मिथ। ठीक है, स्टीव स्मिथ जो है पिछले 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट प्लेयर हैं। अब यहीं पे बात आती है कि महिला कैटेगरी में T20 का सर्वश्रेष्ठ कौन है, वनडे का सर्वश्रेष्ठ कौन है, टेस्ट का सर्वश्रेष्ठ कौन है पिछले 10 वर्षों में। तो आपको बता दें सिर्फ एक ही नाम यहाँ पे आता है, ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी हैं, इनका नाम है एलिसा पेरी। एलिसा पेरी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें आपने देखा एक चीज यहाँ पे थोड़ी सी कमी है, जो विराट कोहली हैं ये पहली बात तो पिछले 10 वर्षों के ओवरऑल जो कैटेगरी है उसमें सर्वश्रेष्ठ हैं, वनडे में सर्वश्रेष्ठ हैं, T20 में राशिद खान सर्वश्रेष्ठ हैं। राशिद खान जो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, ये T20 के पिछले 10 वर्षों के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर हैं। विराट कोहली क्या है, ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे हैं, वनडे कैटेगरी में टॉप पे हैं। T20 में आपके राशिद खान हो गए और टेस्ट में आपके स्टीव स्मिथ हो गए। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। महिला में एलिसा पेरी के नाम तीनों खिताब आए हैं, इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और ICC के ग्रेग बकरले अभी नए चेयरपर्सन बने हैं, इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए और ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, इतनी बेसिक जानकारी है जो आपको पता होना चाहिए ICC के संबंध में। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपके बताई जाए आपके संबंध में है। तो सबसे पहले आपको पता है अंडर 17 फीफा विश्व कप होना था 2021 में, जो टाल दिया गया है वर्ष 2023 के लिए। कहां पर होगा 2023 में, पेरू में होगा। इसके बाद अंडर 20 फीफा विश्व कप होना था 2021 में, इसको टाल दिया गया वर्ष 2023 तक, और ये वर्ष 2023 में कहां पर होगा, इंडोनेशिया में खेला जाएगा। और जैसे ही बात इंडोनेशिया की आती है, आपको बता दें कि अगली जो G20 समिट है 2022 में, ये इंडोनेशिया में होगी। उसके बाद के वर्षों में जो वर्ष 2023 में G20 समिट का आयोजन किया जाएगा वो भारत में किया जाएगा। इतनी बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए। इंडोनेशिया के संबंध में कि इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति अभ्यास करते हैं। जकार्ता यहाँ की राजधानी है, जिसको नई राजधानी परिवर्तित किया गया है ईस्ट कालीमंतन, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से परिवर्तित नहीं हुआ है, घोषणा पहले हो चुकी है। तो आने वाले समय में ईस्ट कालीमंतन आप इंडोनेशिया की राजधानी के रूप में देखेंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें जो फीफा वर्ल्ड कप होना है 2021 में होना है, ये कहां पे होना है, ये कतर में होगा। अगला जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है ये कतर में होगा, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इतनी चीजें थी जो आपको समझना था। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में आपको नोट करना है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में चलिए नोट करते हैं। जैसे सबसे पहली एक पुस्तक है जिसका नाम है प्रॉमिस मी डैड, प्रॉमिस मी डैड। दूसरी पुस्तक का नाम है प्रोमिसेस टू कीप, प्रॉमिस वही वादा वाला प्रॉमिस। और तीसरा है ए प्रॉमिस्ड लैंड, ए प्रॉमिस्ड लैंड। ये 3 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और आपको पता होना चाहिए। क्यों, तीनों नाम मिले जुले हैं। जिसमें से पहली 2 पुस्तक है जैसे प्रॉमिस मी डैड, दूसरा प्रॉमिसेस टू कीप, ये दोनों पुस्तक लिखी गई है जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं जो बिडेन, उनके द्वारा लिखी गई है। ए प्रॉमिस्ड लैंड ये पुस्तक लिखी गई है बराक ओबामा द्वारा, जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखी गई है। एक पुस्तक और आपको याद रखना है, द इंडिया वे। द इंडिया वे जो पुस्तक है इसको लिखा है एस जयशंकर ने। ये भी आपको पता होना चाहिए, जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनके द्वारा यह लिखी गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपको कुछ चीज़ें और फैक्ट हैं जो आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहली बात आती है कि अभी हाल ही में एक BFSI मूवर्स एंड शेकर्स रिपोर्ट जारी हुई है जो बैंकिंग से संबंधित है, बैंकिंग वित्तीय सेवा देने वाली कंपनी से संबंधित है। इन्होंने बताया कि
बैंकिंग और वित्तीय सेवा देने वाली कंपनियों में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी है भारत की वो है HDFC बैंक, ये आपको पता होना चाहिए। फिर इन्होंने बताया कि वैलेट और UPI का यूज करने वाली जो सबसे बेहतरीन कंपनी है, सबसे सर्वश्रेष्ठ कंपनी है वर्तमान समय में, वो है गूगल पे। और फिर इन्होंने बताया कि जो भारत में पेमेंट बैंक कार्यरत हैं उनमें सबसे बेहतरीन पेमेंट बैंक जो सबसे अच्छा कार्य कर रहा है वो आपका है एयरटेल पेमेंट बैंक। इतनी जानकारी आपको इस रिपोर्ट से मिलती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि HDFC जो बैंक है इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया था वैष्णो माता मंदिर के दर्शन से संबंधित, जिसका नाम था माई प्रेयर ऐप। तो यदि पूछा जाए कि माई प्रेयर ऐप किसने लॉन्च किया है तो आपका जवाब होगा HDFC बैंक। इसके अतिरिक्त ई किसान धन नामक एक ऐप भी इन्होंने लॉन्च किया था, ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब एक चीज है एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति। एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति। और एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको लागू करने वाला हाल ही में उत्तर भारत का जो राज्य है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने जो लोग ड्रग्स के आदी हो चुके हैं उन पर नियंत्रण कसने के लिए अभी हाल ही में एकीकृत ड्रग प्रिवेंशन नीति जारी किया है। और आपको बता दें ड्रग्स की लत को छुड़ाने के लिए भी इन्होंने 6 केंद्र भी खोले हैं हिमाचल प्रदेश ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 100% LPG कनेक्टिविटी वाला पूरे हिमाचल प्रदेश में आपको LPG कनेक्टिविटी मिलेगी। और 100% LPG कनेक्टिविटी प्रदान करने वाला जो राज्य हमारा है वो आपका है हिमाचल प्रदेश। इसके अतिरिक्त हींग की खेती भी पहली बार शुरू हुई, कहाँ पे शुरू हुई? हिमाचल प्रदेश में। अटल सुरंग यहाँ पे बन चुकी है। अटल सुरंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यहाँ का एक स्थान है कुफरी, टूरिस्ट प्लेस है कुफरी में इन्होंने बनाया है स्वच्छता पार्क। और एक स्थान है सोलन जहाँ पे इन्होंने बनाया है स्वच्छता कैफे। तो याद रखिएगा कुफरी में स्वच्छता पार्क बना है और सोलन में स्वच्छता कैफे बना है। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त हिम सुरक्षा अभियान भी पर चलाया जा रहा है। तो इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से हो गई और उम्मीद करता हूं चीजें बेहतर मिली होंगी। और कुछ कम है, फैक्ट थोड़ा सा कम है, लेकिन अब प्रयास किया जा रहा है कि चीजों को कंटिन्यू रखा जाए, क्योंकि इधर एग्जाम थे BPSC के तो उधर व्यस्तता थी। अब आपकी जो चीजें हैं वो आप तक कंटिन्यू लगातार आप तक पहुंचती रहेंगी, इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। और जो लोग मध्य प्रदेश राज्य से जुड़े हैं प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और निश्चित रूप से आपको अब जितने भी कार्यक्रम बताए गए हैं उन कार्यक्रमों को प्रारंभ किया जा चुका है। और निरंतर अब आपको इस चैनल पर मध्य प्रदेश राज्य की जो प्रारंभिक परीक्षा अप्रैल माह में प्रस्तावित है उससे संबंधित आपको फैक्ट, उससे संबंधित तैयारी की गाइडलाइन, किस तरह से तैयारी करना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीजें आपको इस चैनल पर निरंतर विधिवत मिलती रहेंगी। तो यहीं पर आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले सोमवार को। अगले सोमवार का मतलब नए वर्ष के बाद। तब तक के लिए इसी प्रकार हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।